हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं रीट के मॉडल पेपर और डेली हम डिस्कस करेंगे एक मॉडल पेपर, मतलब 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपकी रीट की परीक्षाओं में हूबहू आने की 90% उम्मीद रहेगी। 10% छोड़ के चलेंगे, 90% उम्मीद रहेगी और बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन रहेंगे और बहुत अच्छा आपका लेवल रहेगा प्रश्नों का। तो आपको पता है मनोविज्ञान के अनुसार हमें गमन करना चाहिए प्रश्नों की ओर, कैसे सरल से कठिन की ओर। तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारे आज के प्रश्न आप देख सकते हैं वैसे तीनों लेवल के रहेंगे, सरल, मध्यम और कठिन भी रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से, धार्मिक केंद्र से। तो ये प्रश्न आपको कम से कम 20 बार तो मिल ही गया होगा अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई की होगी। तो आपको पता है कि बच्चे का समाजीकरण का जो पहला पाठ प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है? परिवार से प्राप्त होता है। और परिवार प्राचीनतम एवं मौलिक मानव समूह है। इसका ढांचा समाज विशेष से भिन्न हो सकता है, परंतु केंद्रीय कार्य यह नहीं है। जैसे बच्चे का पालन करना है वैसे समाज की और संस्कृति में उसको परिचित कराना होता है। तो ये हो गई इसकी व्याख्या। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक आज का 2। तो दोस्तों नीचे इसका आंसर है। अगली वीडियो से कोशिश करेंगे कि थोड़ी आंसर और प्रश्न के बीच स्पेस रखें ताकि प्रश्न को ऊपर रख सकें। तो अगला है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? बाल विवाह से, दहेज प्रथा से, बाल श्रम से या अनिवार्य शिक्षा से। आपको बताना है शारदा एक्ट का संबंध किससे है। जी हाँ बिल्कुल, तो शारदा एक्ट का जो संबंध है वो बाल विवाह से है। किससे? बाल विवाह से। और ये पारित कब हुआ था? 1930 में पारित हुआ था और इसका संबंध बाल विवाह से है। इस एक्ट में विवाह के लिए लड़कों की आयु 10 वर्ष थी और लड़की की आयु 14 वर्ष की गई थी, है ना। तो ये था बाल विवाह एक्ट, शारदा एक्ट 1930। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है कौन सा? तपेदिक, कैंसर, अल्सर, अनिद्रा। आपके 4 ऑप्शन है, आपको बताना है धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है। जी हाँ बिल्कुल, तो धूम्रपान से होने वाला जो रोग है वो है आपका कैंसर। और कैंसर के बारे में थोड़ी सी विस्तार से जानकारी ले लेते हैं ताकि आगे आने वाले प्रश्न गलत ना हो। तो धूम्रपान से होने वाला जो रोग है वो है कैंसर। और धूम्रपान से प्रमुख रोग है फेफड़ों का कैंसर, मुख का कैंसर। कैंसर एक विषाणुजन्य रोग है जिसका आरंभिक दौर कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होता, किंतु कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिन्हें कैंसर का संकेतक माना जाता है, जैसे जल्दी न भरने वाले घाव, असमान रूप से रक्त का स्राव, शौच क्रिया का असमान होना, निरंतर भोजन का अपच होना। ये अगर आपको संकेत मिल रहे हैं तो हो सकता है कैंसर हो। ये जरूरी नहीं कि है, हो सकता हो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक आज का 4। कोई पक्षी ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है, जो कोई पक्षी है वो ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। तो पक्षी और उनके घोंसले, अभी पिछला वीडियो डाला है, आप चैनल पर जाकर देख लीजिए। बिल्कुल बड़ी ट्रिक के साथ आपको आसानी से समझाया है। पूरे घोंसले हैं आपके जितने भी पक्षी आपके एनसीईआरटी की बुक में हैं। शक्करखुरा, कलचुड़ी, कौआ, पाख्ता। आपको बताना है कोई पक्षी ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौआ। कौआ है जो वो ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कहाँ बनाता है? ऊंची डाल पर। और अगर बात आ जाए यहाँ पर सबसे ऊंची डाल की बात आ जाए तो किसको रखेंगे? तो वहाँ पर आप रखेंगे किसको? चील को। अगर सबसे ऊंची डाल की बात आ जाए तो चील को, और ऊंची डाल पर आए तो कौआ को। अब बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। तो देखो, शक्करखुरा पर्स के आकार का, पेड़ की पतली शाखाओं से निलंबित घोंसला बनाते हैं, और कलचड़ी दीवारों में छेद, पेड़ के खोल में, जबकि पाख्ता निम्न ऊंचाई वाले पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं, और कौआ ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक प्रश्न है, निम्नलिखित जो आपका निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। नंबर 1, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवार, लकड़ी का फर्श। तो आपको उन ऑप्शनों का चयन करना है जो लेह लद्दाख के मकानों की विशेषताएं हैं। तो जल्दी से चयन कर लीजिए कि कौन कौन से हैं। जी हाँ, अगर आपने प्रश्न को पढ़ा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा कि पेड़ के तनों से बनी
लकड़ी की ढालू छतें और लकड़ी के फर्श, ये आपका राइट आंसर होने वाला है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। मकान वह घर या स्थान है जिसमें हम निवास करते हैं। सुरक्षा और अनुकूल वातावरण, क्रियाशील आदि की उपस्थिति करके हम इसका निर्माण करते हैं। लेह लद्दाख भूकंपी क्षेत्र है। इसके अंतर्गत सुरक्षा की दृष्टि से पेड़ के तनों से लकड़ी की ढालू छतें और निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं रखते हैं और लकड़ी का फर्श रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पेड़ के तनों से बनी ढालू छतें और निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं और लकड़ी के फर्श, यहाँ पर ये विशेषता हो जाएगी 1, 2, 4। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1, 2, 4। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 126। राजस्थान में सबसे अधिक संगठित व प्राचीन उद्योग है। सबसे अधिक संगठित और प्राचीन उद्योग कौन सा है? सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग या वनस्पति घी उद्योग? आपको बताना है कौन सा है। जी हाँ, तो हम बिल्कुल टाइम न लगाएंगे और इसको राइट करेंगे। जो सूती वस्त्र है वो राजस्थान का सबसे अधिक संगठित और प्राचीन उद्योग है। राजस्थान में सबसे अधिक संगठित और प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। यहाँ की सबसे पहली सूती वस्त्र मिल 1889 में ब्यावर में स्थापित श्री कृष्ण मिल थी, श्री कृष्णा मिल्स थी। तो यहाँ पर आप नोट करते चलिएगा कि 1889 में ब्यावर में स्थापित श्री कृष्णा मिल सूती वस्त्र की पहली मिल थी और स्वतंत्रता के समय राज्य में कुल 7 सूती वस्त्र मिलें थीं। वर्तमान में इनकी संख्या 40 से अधिक है। तो स्वतंत्रता के समय कितनी? 7 और वर्तमान में सूती मिलों की संख्या कितनी है? 40 है। इनको नोट डाउन करते चलिएगा आप बिल्कुल। और अगला है, राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में स्थापित की गई थी, वो कौन सी थी? अजमेर जिले के भिनाय में, नागौर जिले के जावला में, भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में और जयपुर जिले के बस्सी में। आपको बताना है राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति जो 1905 में स्थापित हुई थी वो कहाँ हुई थी? अजमेर में, नागौर में, भीलवाड़ा में या जयपुर जिले के बस्सी में? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये स्थापित हुई थी अजमेर जिले के भिनाय में। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में भिनाय में स्थापित की गई थी जो अजमेर जिले में स्थित है। और ध्यान रहे कि राजस्थान में सहकारिता का कार्य 1904 में भरतपुर एवं डीग में कृषि बैंकों की स्थापना से प्रारंभ माना जाता है। तो कब शुरू हुआ था? 1905 में और 1904 में भरतपुर और डीग में कृषि बैंकों की स्थापना के साथ प्रारंभ इसका माना जाता है। अगला प्रश्न है जो आपका संसद बनती है, बहुत ही फेवरेट प्रश्न है रीट का। संसद जो बनती है वो है संसद के दोनों सदनों से, संसद के दोनों सदन निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों से, संसद के दोनों सदन तथा सदन के सभापति से। आपको बताना है संसद किससे बनती है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल टाइम नहीं लेना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जी, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, क्यों? देखिए, भारत के संविधान अनुच्छेद 79 के तहत संसद के गठन का प्रावधान वर्णित है, जिसके अंतर्गत संसद का गठन राष्ट्रपति और 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर किया जाता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। संसद का गठन किसके किसके अंतर्गत हो जाता है? राष्ट्रपति और 2 सदन, कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध जो 84 खंभों की छतरी है वो कहाँ है? कोटा में, झालावाड़ में, जयपुर में या बूंदी में? आपको बताना है प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी स्थित है वो है बूंदी में। और राजा रामदेव ने बूंदी की स्थापना की थी और यहाँ तारागढ़ जिला, 84 खंभों की छतरी, चित्रमहल आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल है। कौन कौन से? तारागढ़ का किला, 84 खंभों की छतरी, चित्रमहल, ये आपके यहाँ पे दर्शनीय स्थल है। कहाँ पर? बूंदी में। और बूंदी की स्थापना किसने की थी? तो राजा रामदेव ने बूंदी की स्थापना की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की में सबसे बड़ी तीज मनाई जाती है, आपको बताना है कब मनाई जाती है राजस्थान में सबसे बड़ी तीज? श्रावण कृष्ण तृतीया को, श्रावण शुक्ल द्वितीया को, भाद्र शुक्ल तृतीया को या भाद्र कृष्ण तृतीया को? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4।
राजस्थान में सबसे बड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो राजस्थान में सबसे बड़ी तीज मनाई जाती है वो मनाई जाती है भाद्र कृष्ण तृतीया को। कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण तृतीया को। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। भाद्र कृष्ण तृतीया को यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखकर 7 गायों को आटे की 7 लोई बनाकर उन्हें खिलाकर ही भोजन ग्रहण किया जाता है। तो भाद्र कृष्ण तृतीया को क्या किया जाता है? 7 आटे की लोई बनाई और 7 गायों को खिलाई जाती हैं। ये राजस्थान की सबसे बड़ी तीज है। कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण की तृतीया को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संचार का साधन है, तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है और आपको पता है ट्रक, टेलीफोन, रेल, बस। तो आपको अच्छे से पता है टेलीफोन संचार का साधन है। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का, सेब, दही और मांस। आपको बताना है किस में प्रोटीन की मात्रा अधिक है, प्रचुरता है, सब में बताना है। चलिए, तो जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, सोयाबीन, चना, मक्का। और आपको पता है सोयाबीन में सबसे अधिक 43% प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन का कार्य क्या है? शरीर की मरम्मत और कोशिकाओं का निर्माण करना। चलिए व्याख्या देख लेते हैं यहाँ। सोयाबीन, चना और मक्का में प्रोटीन प्रचुरता से पाया जाता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में सूखा रोग एवं क्वाशियोरकर रोग उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से रोग? सूखा रोग बच्चों में, क्वाशियोरकर रोग बड़ों में उत्पन्न होता है। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन के अच्छे स्रोत कौन है? सोयाबीन, चना, मक्का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न अगला है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या था जिसने यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है? बड़ा ही आसान प्रश्न है, अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई की होगी तो इसका नाम जरूर सुना होगा। बताना है कि कौन सा वैज्ञानिक है जिसने बताया था कि जो मलेरिया है वो मच्छर से होता है। रोनाल्ड रोज, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल या जॉर्ज मिस्ट्रल। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रोस ने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए उन्हें दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा, रोनाल्ड रोस को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1902 में। किस क्षेत्र में मिला? चिकित्सा के क्षेत्र में। किस खोज के लिए मिला? तो मलेरिया मच्छर से होता है, इस खोज के लिए मिला था उन्होंने। चलिए, जॉर्ज मिस्ट्रल आपको पता है इन्होंने वोल्क्रो की खोज की थी। और चार्ल्स डार्विन आपको पता है विकासवाद के जनक हैं। और ग्रेगर जोहन मेंडल आनुवंशिकी के जनक माने जाते हैं जिन्होंने मटर पर प्रयोग किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? जिम कॉर्बेट, राजाजी, दुधवा या उपरोक्त में से कोई नहीं। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? अच्छा, इसका स्टेट और आपको बताना है। स्टेट अगर किसी को पता है तो बताइए क्या है स्टेट। तो किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को आपका क्या कहा जाता था? पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। और इसकी जो स्थापना है 1935 में हुई थी और सन 1947 में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान तथा 1957 में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। याद रखना इसको। और कहाँ पर स्थित है ये? जी हाँ, उत्तराखंड में। तो हेली जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। और जो सन 1947 में इसका नाम रखा गया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान और इसका नाम फिर से परिवर्तित किया गया 1957 में और फिर क्या रखा गया? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? 2 फसलें आपको पता है मुख्यतः 2 होती हैं और अगर विस्तार से कहा जाए तो 3 होती हैं। कौन कौन सी? रबी की फसल, खरीफ की फसल और एक होती है आपकी नगदी फसल या जिसको कहते हैं आप जायद की फसल। जो खरीफ की फसल है वो बरसात में बोई जाती है, जो रबी की फसल है वो शीत ऋतु यानी ठंडियों में बोई जाती है, जो नगदी फसलें हैं वो 12 मासी होती हैं और इनसे नगद रुपया मिलता है या जिसे कहते हैं आप ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं। तो आपको बताना है कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो आपको पता है चावल यानी धान बरसात में बोई जाती है, ये तो खरीफ की फसल है। गन्ना भी बरसात में बोया जाता है, मक्का भी बोया जाता है। तो यहाँ पर जो गेहूँ है वो कौन सी फसल है? गेहूँ रबी की फसल है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा
गेहूँ। और खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई में, हमने बताया था बरसात के दिनों में बोई जाती है। और इसकी जो फसलें हैं चावल, गन्ना, मक्का आदि, जबकि गेहूँ रबी की फसल है जिसे अक्टूबर या नवंबर माह में बोया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उसे चुनिए जो अन्न से भिन्न है। ग्रीस, पेट्रोल, कोयला या पैराफिन, मोम। आपको जो सबसे अलग है उसको बताना है। ग्रीस, पेट्रोल, पैराफिन, मोम या कोयला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पेट्रोल। पेट्रोल एक तरह का ईंधन है, जबकि अन्य सभी ठोस ईंधन है। और एक किस प्रकार का ईंधन है? ये एक द्रव ईंधन है। कौन सा ईंधन है? द्रव। बाकी ये ठोस ईंधन है सारे के सारे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा, उल्टा, अनियमित या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है ऊर्जा का पिरामिड है वो कैसा होता है। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधा। जो ऊर्जा का पिरामिड है वो कैसा बनता है? सीधा। और अगला प्रश्न है आपका, 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है भूमि से, हवा से, जल से, कोयला से। आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर, जी हाँ, बिल्कुल आसान प्रश्न है। आपको पता है भूमि का जो 71% भाग है वो जल से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न जो है, महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किए हुए हैं, जो लगभग है। महासागर मतलब पृथ्वी के कितने भाग पर महासागर फैले हुए हैं? 3/4, 1/2, 1/4 या फिर 2/3। तो महासागर पृथ्वी पृष्ठ के जो भाग पर फैले हुए हैं उसका अनुपात है आपका 3/4। पृथ्वी के समस्त जलीय भाग को जलमंडल कहते हैं, और जिसमें सागर तथा महासागर शामिल हैं। पृथ्वी के 1/4 पर स्थलमंडल है, और उस स्थलमंडल की बात की जाए उसके बाद जो 3/4 भाग है उस पर जलमंडल है। 1/4 पर धरती और 3/4 पर जल है। चलिए अगला है हमारा, मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है। मौसम की दृष्टि से आपको बताना है उष्णकटिबंधीय का प्रमुख लक्षण है वर्ष भर गर्मी रहना, ठंड में अधिक ठंड और गर्मी में हल्की गर्मी पड़ना, साल भर अधिक जाड़ा या ठंड रहना, और ठंड में कम ठंडी और गर्मी में हल्की गर्मी होना। चलिए बताना है उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है वर्ष भर गर्मी रहना, ठंड में अधिक ठंड, साल भर अधिक ठंड, और ठंड में कम ठंडी और गर्मी में कम गर्मी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश हैं उनमें वर्ष भर गर्मी रहती है। तो मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में वर्ष भर गर्मी रहना इन प्रदेशों का प्रमुख लक्षण है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र है पारिस्थितिकी, वानिकी, प्रौद्योगिकी, ये सभी। तो बड़ा ही आसान प्रश्न है, इसको लगाते हुए चलेंगे, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए गतिविधि आधारित कक्षा, पाठ्यपुस्तक पर आधारित कक्षा, पाठ्यपुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पेडागोजी का प्रश्न है, सोच के दीजिएगा। चलिए बताइए क्या होगा। जी हाँ, तो पर्यावरण की जो कक्षा होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी गतिविधि आधारित कक्षा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 143 या आज के प्रश्न कहें तो 23। आपको बताना है अधिगम की जटिलता की प्रतिक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग की सलाह पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए। और जो अधिगम की जटिलता की जो प्रक्रिया है उसके लिए कौन सी विधि का उपयोग करने की सलाह है जो है वो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए। नंबर 1, गूढ़ प्रक्रियाओं को समझने हेतु हस्त प्रचालित सामग्री का प्रयोग। दूसरा है शिक्षण स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के स्तर से थोड़ा अधिक परंतु कक्षा स्तर की सीमा के भीतर रखना। नंबर 3, जटिल संकल्पना को आरंभ करते समय विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों को पूछना। और अंतिम जो है वो है विद्यार्थियों के पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने हेतु पूर्व परीक्षा लेना। क्या करना चाहिए? जटिलता की प्रक्रिया के रूप में कौन सी विधि का उपयोग करने की सलाह शिक्षकों को नहीं दी जानी चाहिए? याद रखना है, नहीं दी जानी चाहिए। जी चलिए बताइए, थोड़ा सा टाइम लेंगे, इसमें बड़ा प्रश्न है। उम्मीद करते हैं अभी तक आपका आंसर आ गया होगा। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, शिक्षण स्तर को अलग अलग विद्यार्थियों के स्तर से थोड़ा अधिक परंतु
कक्षा के स्तर की सीमा के भीतर रखना, इसकी सलाह शिक्षक को नहीं दी जा सकती है। सभी को लेकर चलना है, इंडिविजुअल किसी एक छात्र पर ध्यान नहीं देना है। तो इसके लिए हम ऑप्शन नंबर 2 को सही करने वाले हैं। इसकी व्याख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं। शिक्षक द्वारा जटिल संकल्पना को आरंभ करते समय विद्यार्थियों के चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए केवल मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाने चाहिए। साथ ही विद्यार्थियों के पूर्ववर्ती ज्ञान का पता लगाने के लिए पूर्व परीक्षण भी लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जटिल प्रक्रियाओं को समझाने हेतु हस्त प्रचालित सामग्री का उपयोग किया जाता है या किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है शिक्षक को ये कार्य नहीं करना चाहिए कि मतलब उनकी सीमाओं के अलग अलग विद्यार्थियों की सीमाओं को ध्यान देना है, बल्कि सभी को लेकर चलना है एक साथ, इसलिए ये नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है। आपको बताना है कि जो छात्र हैं उसको पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाना है, तो कौन सा उपागम सबसे अच्छा रहेगा। चक्राकार उपागम, अध्यापक केंद्रित उपागम, एकीकृत उपागम, स्व अनुशासन उपागम। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, चलिए आप लोग बताइए क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा एकीकृत उपागम। एकीकृत उपागम क्या होता है, तो पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु एकीकृत उपागम को श्रेष्ठ उपागम माना जाता है, क्योंकि सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकता है। तो मतलब सभी विषयों को एक साथ एकत्रित करके पढ़ाना एकीकृत उपागम कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 143 और आज के प्रश्न क्रमांक की बात करें तो 25। काफ़ी बड़ा प्रश्न है, ध्यान से कीजिएगा। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। याद रखना, नहीं है। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। नंबर 1, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना चाहिए। नंबर 2, इसे शिक्षार्थियों के विद्यमान विचारों अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। नंबर 3, इसे बच्चों के समाज के लिए के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। नंबर 4, इसे बच्चों की संस्कृति, अभ्यासों और विविधताओं का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो आपको पता है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो जहाँ पर याद करने की बात आए या रटने की बात आए, वहाँ पर आपका जो है वो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसे बच्चों की मुख्य शब्दावली सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना चाहिए। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो ये नहीं है। याद करना है जहाँ पर, वहाँ नकारात्मक रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 26 या प्रश्न सीरियल के अनुसार प्रश्न क्रमांक 146। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्याम का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत ही सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह खालिस्तान के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। जो श्याम है वो कक्षा में क्या करता है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है और सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट वो करता है वो बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो उसे क्या माना जाता है, उसकी संकल्पनाओं को खालिस्तान के द्वारा सीखती है। कैसे सीखती है, अपसारी चिंतन के द्वारा, मॉडलिंग के द्वारा, अनुकरण के द्वारा या अभिसारी चिंतन के द्वारा। तो अगर सृजनात्मक शिक्षार्थी है तो उसको आपको जानते हैं आप, सृजनात्मक शिक्षार्थी हमेशा किसके द्वारा सीखता है, जी हाँ, अपसारी चिंतन के द्वारा सीखता है सृजनात्मक छात्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अपसारी चिंतन। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। चलिए बताना है आपको, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें लिखा रहता है सोचिए और चर्चा कीजिए, उसमें नीचे दिए गए कथन निम्न है। देखिए ऐसा है, यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा। इसके बारे में आपको बताना। छात्रों को तेल के न्यायसंगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना है, इसका उद्देश्य। छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों का मूल्यांकन करना है, इसका उद्देश्य। वास्तविकता
जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना है और पेट्रोल डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना है। इसका उद्देश्य क्या है? चलिए प्रश्न एक बार फिर देख लीजिए। कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा था। क्या लिखा था? यदि आपके गाँव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविकता जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में सबसे अच्छा मूल्यांकन है। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा में सबसे अच्छा मूल्यांकन है सामान्य मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका उत्तर आपने अभी तक सोच लिया होगा। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए सबसे अच्छा मूल्यांकन जो माना जाता है वो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक कक्षा के अनुभाग आ, चलिए पूरा प्रश्न निकाल लेते हैं इसके बाद। हाँ, एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बा को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ के विद्यार्थियों ने बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया है। ऐसा होने का कारण हो सकता है ग्रीन बोर्ड अच्छी दृश्य सामग्री नहीं है, बहु उपागम दैनिक जीवन स्थितियों के नज़दीक है, मल्टीमीडिया सामग्रियों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक मितव्ययी है, श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। तो इसका आपको बताना है जो क्या आंसर हो जाएगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती हैं। और आज का लास्ट प्रश्न है आपका, वो है कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता है, तो इससे निपटने के लिए सर्वोत्तम उपाय हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनियमितता के कारण का पता लगाना और समीर को परामर्श देना। तो दोस्तों ये प्रश्न कैसे लगे? अगर प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कल मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ कुछ नए प्रश्नों में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।